ट्रम्प बड़े अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। वो ट्रम्प की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अमेरिका की दादागिरी के बाद भारत ने दूसरे देशों के साथ समझौता करना शुरू किया। यूएस फर्स्ट कहते हैं, लेकिन फर्स्ट उनके लिए परिवार है। मतलब ऑपरेटर का काम आज जो है ट्रम्प कर रहे हैं पूरे इंटरनेशनल शेयर मार्केट, क्योंकि तेल की सप्लाई अगर कम होगी तो उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो सोने की कीमत बढ़ेगी। हम सारा जो भी अपना पैसा है शेयर मार्केट में ना लगाएं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है बहुत कम है। गोल्ड को रिजर्व बैंक ने अभी तक कभी बेचा नहीं है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से युद्ध के हालात हैं और युद्ध अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब आर पार होने के बाद ही रुकने वाला है और इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। भले ही दो चार देश आपस में लड़ रहे हों, एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हों, लेकिन उसकी तपिश भारत तक महसूस की जा रही है और तेल, पेट्रोल, गोल्ड और तमाम चीज़ों के दामों पर भी उसका असर दिख रहा है। और इसी को लेकर के कि आखिरकार इस युद्ध से हमारे भारत के लोगों के ऊपर, भारत की इकॉनमी पर किस तरह का असर पड़ रहा है और कब तक हमें इससे निजात मिलेगी, क्योंकि बीच में तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन अचानक से फिर से जो नई रफ्तार युद्ध ने पकड़ी है उसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। और इसी को लेकर के मेरे साथ आर्थिक विशेषज्ञ और पूर्व बैंकर अश्विनी राणा जी हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, स्टेट मिरर पर। नमस्कार। आज के हालात से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जिस तरह से दुनिया भर में हालात बने हुए हैं। क्या लग रहा है कि ये जो स्थिति है, क्योंकि पहला जब फेज शुरू हुआ स्टार्टिंग में, तब सरकार ने ये कहा कि कुछ दिनों तक गोल्ड मत खरीदिए, पैसे बचाइए, महंगाई बढ़ेगी, थोड़ी सी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लगा बीच में कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन एक बार फिर से उसी रफ्तार से अब हमें क्या करना चाहिए? जो हालात हैं, इस देश के लोगों को क्या करना चाहिए, मिडिल क्लास को क्या करना चाहिए, और जो लोग थोड़ा थोड़ा कमा करके जोड़ रहे थे उनके लिए क्या इस समय संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय लगा था कि भाई ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से उसने रफ्तार पकड़ी और वो बढ़ता गया तो ऐसा लग रहा था कि ये रुकेगा नहीं। और उसके बाद जब ये समझौते पर भी बात आई तब भी हमने बहुत सारी जगह पर डिबेट्स में यही कहा कि ट्रम्प की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये समझौता है, जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता लगेगा कि क्या इम्प्लीमेंट है, क्योंकि ट्रम्प बड़े अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, और वो आज पूरे विश्व की जो आर्थिक स्थिति है उसको बर्बाद करके और अपना दुकान चलाने वाला, अपना भी सेल्फ जिसे करें, उनका पर्सनल जो अपनी बिजनेस है उसके प्रमोट करने में लगे हैं। और वो इसलिए उसी समय था कि ये रुकेंगे नहीं, ये छोड़ेंगे भी नहीं। इस चीज़ को भांपते हुए हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने भी जो एक लोगों से आह्वान किया था वो इसीलिए किया था कि 1 साल का वक्त उन्होंने कहा कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए, 1 साल तक फॉरेन ट्रैवल ना कीजिए, आप तेल बचाइए। ये सारी चीज़ें क्यों की गई? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम मैक्सिमम जो है इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन रिज़र्व की ज़रूरत है। और जब ऐसे में जब ये वार की स्थिति है, डॉलर बढ़ रहा है, तो हमें वो जो है सभी चीज़ें जो है महंगी खरीदनी पड़ती हैं। तो उसको देखते हुए, और उसका असर भी हुआ है कि लोगों ने सोना कम खरीदा, क्योंकि एक ये देखने में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री जब भी कोई अपील करते हैं तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसका फ़ायदा हुआ है। तो वो आज दिख रहा है। हालांकि उस स्थिति में भी जब पूरा विश्व जो है वो संकट में था, वहाँ त्राही त्राही मची थी, तेल की कीमतें हर विकसित देश में भी कहाँ पहुँच, सरकार ने सप्लाई चेन को निरंतर बना के रखा। बहुत ज़्यादा बोझ जनता पर नहीं डाला। बहुत कम जैसे नॉमिनल जब लगा कि भाई अपने द्वारा उन्होंने कुछ रिलीफ दिया, उसके बाद एक्साइज में दिया, लेकिन फिर लगा कि नहीं है, तो फिर कंपनियों ने थोड़ा सा भार जो है जनता पे डाला। तो आज जब तक ये स्थिति ठीक नहीं होती, उस चीज़ को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तभी जो है क्या है कि भाई सरकार के सिर्फ कहने से, कुछ करने से नहीं होता, जनता को भी उसमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। तो और जनता कर रही है, तो मुझे लगता है कि भाई हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, और उस स्थिति को बनाए रखने के लिए
पब्लिक का जो सपोर्ट है वो भी साथ में है। अच्छा, ये जो हालात अब दोबारा से बने हैं, क्योंकि पहले तो सरकार ने कहा कि थोड़ा सा तेल डीजल पेट्रोल कम करिए, ठीक करिए, मतलब कम इस्तेमाल करिए, जितना हो सके बचाइए, सोना मत खरीदिए, और तमाम तरह की जो बाहर से आने वाली चीज़ों हैं उन पर डिपेंडेंसी को लगभग कम करिए, यही सरकार ने कहा था। लेकिन बीच में जब सब कुछ ठीक होने लगा और अचानक जब फिर से ये वॉर शुरू हो गई, क्या अब इसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा और कुछ करने की ज़रूरत है, या जो सरकार ने कहा कि या इन्हीं सब में मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेना है? जो सरकार ने पहले कहा कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल थोड़ा सा कम इस्तेमाल करिए, कार पूलिंग करिए, ये तमाम तरह के जो उपाय सुझाए गए थे, क्या उतने ही अभी पर्याप्त हैं, या हमको और थोड़ी कटौती करनी चाहिए आम जनता को? नहीं, वो पर्याप्त हैं। अगर उतना जनता करती है तो एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है देश को मिलता है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, अगर अभी भी कहें, जबकि रिजर्व बैंक ने अपनी एस्टीमेट जीडीपी को अगले साल के लिए कम किया, लेकिन आईएमएफ आज कह रहा है कि 2026 में भी 7% की ग्रोथ बता रहा है भारत की। कारण क्या है कि हमारा जो देश है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ जो इंजन है वो चाइना की तरह नहीं है, हम एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि इस युद्ध के कारण हमारा एक्सपोर्ट घटा है, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट आया है, लेकिन उसके लिए अमेरिका की दादागिरी के बाद भारत ने दूसरे देशों के साथ समझौता करना शुरू किया, वहाँ पर भी और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो हमारी अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो कंजम्पशन की अर्थव्यवस्था है, तो हम जो यहाँ बनाते हैं उस यहाँ खप जाता है, तो इसलिए हमें उतना चिंता नहीं है। लेकिन क्या है कि देश को आगे हम सिर्फ यही नहीं रहना चाहते, हम उस आगे तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट पर फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार लगी है, एक देश के बाद एक देश के साथ समझौते, बातचीत, तो उस दिशा में सरकार चल रही है। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पर दूसरी बात ये है कि अगर ये युद्ध कुछ दिन और चलता है, क्योंकि अमेरिका का कानून है, पहले से ही वहाँ संविधान में लिखा हो कि 60 दिन से ज़्यादा आप चल नहीं सकते, अगर 60 दिन से ज़्यादा आप चलाते हैं तो संसद में जवाब देना होता है, और उस स्थिति में हमें नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप हैं। लेकिन क्या अगर एक बार फिर से ये 10-15 दिन, 25 दिन, 30 दिन चलता है, क्या कुछ महंगाई बढ़ेगी हिंदुस्तान की जनता के ऊपर? कुछ फिर से डीजल पेट्रोल के या सोने के दाम, चांदी के दाम, जो चीज़ें बढ़ रही थी बीते कुछ दिनों तक, उनमें क्या फिर से एक बार इजाफा देखा जा सकता है? बिल्कुल, अगर ये युद्ध लंबा चलता है और जो सप्लाई चेन है इफेक्टेड होती है एनर्जी की, चाहे ऑयल की हो, गैस की हो, तो उसकी सप्लाई तो सरकार बना लेगी, लेकिन महंगी अगर कुछ भी इंपोर्ट होगा तो उसका भार ज़्यादा देर तक सरकारी कंपनियां या सरकार नहीं उठा पाएगी, तो जनता पर जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो लास्ट में उन्होंने बढ़ोतरी की उसके बाद भी 5-6-7 रुपए का घाटा सरकारी कंपनियों को था उस समय, लेकिन बाद में वो ठीक हो गया है। तो अब जो ठीक हो गया है, क्योंकि अब यहाँ से हरमुज तेल या गैस नहीं आएगी, दूसरे देशों से, रशिया से आएगी, अमेरिका से आएगी या बाकी, तो वहाँ से आने में उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो कॉस्ट अगर कंपनी को पड़ेगी, तो इसीलिए सरकार का बार बार फोकस है कि हम इनको मिनिमम जितना हो सकता है इस्तेमाल करें, ताकि एक तो फॉरेन रिजर्व भी बचे और देश के ऊपर उसका और जनता पर भी उसका होना पड़े। क्योंकि जब हम, क्या होता है कि भाई अगर हम सभी लोग तेल कम खरीदना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली तेल की कीमतें घटेंगी, इंटरनेशनली घटेंगी। आप देखिए, जब यूक्रेन के साथ रशिया का वॉर थी, तो हालांकि यूएस और रशिया की बनती नहीं, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने देशों से कहा कि आप रशिया से तेल खरीदते रहे, क्योंकि तेल की सप्लाई अगर कम होगी तो उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाती। तो इसलिए सप्लाई बनी रहेगी तो कीमत ठीक रहेगी। अच्छा, तो यानी कि इसके लिए अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर महंगाई देखनी पड़े तो उसमें जो है आपको तैयार रहना पड़ेगा, एक माइंड मेकअप करके चलना होगा, एक मोटी मोटी अगर बात की जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर ये लंबा चलता है, मुझे लगता है अब बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि अब कारण क्या है कि इसमें जो सिर्फ यूएस और ईरान नहीं है, इजराइल भी है। इजराइल का ज़्यादा इसके अंदर जो है वो स्टेक है, और वो भी चाहता है। इजराइल का जो टारगेट है वो अलग है। यूएस वहाँ तेल की
कब्जा करना चाहता है, वो रिजीम चेंज करना चाहता, वो नहीं हुआ। तेल पे कब्जा वो नहीं कर सका। अब उसका फोकस है कि जो हार्मोस है उस पर कब्जा जिसको ईरान अब उसने अपना एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। मैं भी उसको भी उसमें मेरा भी दादागिरी हो कि मैं उसको जो भी निकले वहाँ से मैं उसके ऊपर कमाई करूँ। एक अपना टोल नाके की तरह हाँ, उसका इस्तेमाल मतलब वो तेल का कब्जा नहीं कर सका तो उसकी जो सप्लाई चेन के ऊपर मेरा जो है वो दबदबा रहे। अच्छा, अब एक अहम बात आती है कि तेल डीजल की तो बात हो गई, क्या सोने चांदी को लेकर के भी कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें? क्योंकि सोने चांदी, क्योंकि हमारे देश में एक ट्रेंड रहता है कि हर शादी का जब सीजन आता है उस वक्त डिमांड हो ही जाती है, क्योंकि सोने चांदी के बिना हमारे यहाँ की शादियाँ पॉसिबल ही नहीं हैं। वो कितना भी सरकार कर ले, लेकिन उसके बाद हल्के करेंगे। हो सकता है कि 100 ग्राम लेने वाला 50 ग्राम ले, लेकिन लेगा ज़रूर, क्योंकि वो ज़रूरत हमारी नेसेसिटी है। तो क्या सोने चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, या उनके दामों में एक मानते हैं कि हाँ अभी इसी लेवल पर रह सकते हैं आने वाले समय में, या एक आध साल तक ऐसे कुछ? नहीं, सोना चांदी ये सब चीज़ें महंगी इसलिए होती हैं क्योंकि जब लोग डॉलर को छोड़कर, या देश जो है उनका जो फोकस है या उनका ट्रस्ट जो है डॉलर से ज़्यादा इधर होता है, तो इसकी कीमत बढ़ती है। ये डिमांड एंड सप्लाई है। जब डिमांड बढ़ेगी तो सोने की कीमत बढ़ेगी, लेकिन डिमांड कम होगी। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि भाई आप सोना कम खरीदिए। कम खरीदेंगे भाई, उसका हालांकि इसका रेट जो है इंटरनेशनल है, लेकिन फिर भी कम खरीदेंगे तो कम आयात होगा, कम आपको फॉरेन रिजर्व है। तो आज भी इसकी ये फ्लक्चुएशन रहेगी सोने और चांदी में और मेटल्स के अंदर, लेकिन फिर भी जनता को जिसको भी लेना है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर बहुत ज़रूरत है तभी उसको नई परचेज इस रेट पे करें। नहीं तो अगर घरों में रखा है तो उसी को रिसाइकल करके अगर यूज़ करें तो मुझे लगता है ज़्यादा वो फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि घर में भी हम जो रखते हैं वो हम एज ए इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। तो आज जब समय है, बाहर महंगा है और घर में पड़ा पुराना सोना एक अच्छा है और उसका उपयोग हम करते हैं, तो ज़्यादा हमारे लिए ठीक है, एडवांटेज पोजीशन में है। ये मतलब एक तरह से एडवाइस भी है कि नया सोना अगर महंगा भी होता है तो उस दौरान उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने को ही नया करा लीजिए, रिसाइकल करके, और अभी काम चलाइए। जब आपको लगेगा कि बाद में कम हो गया है और आप उस पोजीशन में हैं तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। तो अभी अगर ये वॉर 15 दिन 25 दिन चलता है तो क्या सोने चांदी के दाम बढ़ सकते हैं? आपको डिमांड के ऊपर है कि क्या होता है कि भाई अगर डॉलर की जो रिलायबिलिटी है वो कम होती है तो इसका ऊपर लोगों को भरोसा होगा। पहले भी ये बढ़े इसलिए कि लोगों को लग रहा था कि डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है और सिक्योरिटी के लिए लोगों ने सोना नहीं खरीदा। देश के अलग अलग देश के सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदा, चाइना ने सबसे ज़्यादा खरीदा। तो वो डिमांड बढ़ गई तो डिमांड के साथ, क्योंकि सप्लाई उसकी लिमिटेड है, उसकी कीमतें बढ़ती चलेगी। अच्छा, जो हालात अमेरिका के हैं, जो अमेरिका लगातार ये चाह रहा है कि उसका दबदबा हो जाए, वो भारत से भी डील करना चाहता है, ईरान से भी डील करना चाहता है। ये जो अगर आप देखें कि तो इंटरनेशनल की जो मार्केट है, जैसे आपने शुरू में कहा कि ट्रंप अपने निजी बिजनेस, जो उनके निजी बिजनेस हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। आखिर ये ट्रंप की रणनीति क्या है? वो अपने देश को अमेरिका फर्स्ट, उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और ये सारे दावे किए, लेकिन क्या वो वाकई में अमेरिका के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं? थोड़ा इसको ना विस्तार से बताइए ताकि लोगों को समझ में आए कि आखिर वाकई में अमेरिका और ईरान लड़ क्यों रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो इसमें ट्रंप का क्या स्टेक है, ट्रंप का क्या लेना देना है, या वाकई में अमेरिका इसमें इन्वॉल्व? इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। क्या कि अमेरिका का शुरू से रहा है कि वो पूरे विश्व के ऊपर उसकी टर्म्स पे व्यापार हो, जो भी देश हैं उसकी टर्म्स पे काम करें। अब आप देखें कि ये जो मिडल ईस्ट में जो पहले तेल बिकता था, वो तेल पहले से ही डॉलर में नहीं बिकता था। ये अमेरिका के दादागिरी के कारण ही कि उसने बाकी देशों से, क्योंकि ईरान ने उस समय मना कर दिया कि हम आपके डॉलर पे हम व्यापार नहीं करेंगे, तब से ईरान के साथ उसका रहा। और जो बाकी मिडल ईस्ट के देश थे उसको अमेरिका ने उस समय कहा कि आप ये डॉलर में तेल बेचिए,
हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो सिक्योरिटी के नाम पर उन्होंने डॉलर को उसको प्रमोट किया, तो डॉलर एक पूरे विश्व में जो है हाँ उसकी अभी भारत जो है, भारत की भी कोशिश है कि जो भी समझौते हो रहे हैं वो लोकल करेंसी में हो ताकि डॉलर का वर्चस्व कम हो। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति की सोच क्या है कि मेरा जो टर्म है उस बचे टर्म में मैं जितना अपने फैमिली बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकूँ। अब कई बार लोग कहते हैं पाकिस्तान को उन्होंने क्यों एक वो दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया, यानी वो जो उनका पर्सनल क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है उसको। भारत के साथ उनका समझौता शुरू से आज तक क्यों लंबा चल रहा है, उसमें क्रिप्टो का भी इशू है, उसमें डिफेंस डील का भी इशू है, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी इशू है। तो भारत का कहना है कि डिफेंस डील को आप अलग रखिए, मतलब आप जो सबको मिलाइए मत। अब क्या है, यूएस में बहुत सारी लॉबीज है, उसमें तेल की लॉबी भी है, उसमें डिफेंस की लॉबी भी है, उसमें फार्मा लॉबी भी है। वहाँ वो जो लॉबीज हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, वो ज़्यादा प्रेशर करती हैं कि सरकार को आप इस तरह से काम करिए, ऐसे समझौते कीजिए। तो वो असर भी दिखता है। और ट्रंप का जो एक टारगेट है अपने फैमिली बिजनेस को जितना ज़्यादा एक्सपेंड, अब देखिए रियल एस्टेट में उनके यहाँ उनके बेटे काम कर रहे हैं, तो जगह जगह पर प्राइम लोकेशन पर कंट्री से उसने लैंड ली है, लेकिन भारत ने उसको नहीं दिया। तो वो जो सरेंडर करे जा रहा है, तो वो सरेंडर इसलिए कर रहा है कि भाई वो अपना सर्वाइवल के लिए, क्योंकि भारत आज वो भारत नहीं है कि भाई कोई भी कुछ डिक्टेट करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा। तो वो यूएस की यूएस फर्स्ट कहते हैं, लेकिन फर्स्ट उनके लिए परिवार है। आप ये देखिए कि जब भी कोई इंटरनेशनल मार्केट हो या भारत की भी शेयर मार्केट हो, वो ये गिरती और उठती क्यों है? शुरू में लोगों को नहीं लगता था, लेकिन हमने शुरू में कहा कि इसको ऑपरेट जो है वो ट्रंप ही कर रहा है, क्योंकि एक ट्वीट से मार्केट गिर जाती है और उस ट्वीट के आने से पहले उनकी जो लोग कंपनीज हैं वो उसमें से निकल जाती हैं, और जब उनको मार्केट उठानी होती है वो पहले ही आ जाते हैं। तो वो सारा मतलब ऑपरेटर का काम आज जो है ट्रंप कर रहे हैं पूरे इंटरनेशनल शेयर मार्केट में। तो अभी इसका एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपकी बात को बता दूं दर्शकों को कि अभी जैसे ही उन्होंने कहा कि हम अब दोबारा, मतलब 3 से 4 दिन पहले की बात है, आज जब हम शूट कर रहे हैं, आज 10 जुलाई है, 3-4 दिन पहले जब उन्होंने कहा कि ईरान पर अब मैं भरोसा नहीं कर सकता, डील सब किनारे हो गई, अब डबल अटैक होगा, तो हिंदुस्तान में उसका असर ये हुआ कि 1700 के आसपास सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी गिर गया और शेयर मार्केट में लाखों रुपए डूब गए निवेशकों की। तो जो बात आपने कही, तो अब वहीं से एक सवाल ये आता है कि अब शेयर मार्केट में चल रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, और ये अगर वॉर चल रही है, सोना चांदी हो गया, डीजल पेट्रोल हो गया, क्या सेंसेक्स को लेकर के जो लोग शेयर मार्केट पर निवेश करने वाले हैं, क्या उनको भी कुछ सावधान रहने की ज़रूरत है? उनकी क्या स्थिति होने वाली है आने वाले 6 महीने में या 1 साल में, या प्रेजेंट टाइम में उनको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो कॉरपोरेट या म्यूचुअल फंड्स या कंपनीज हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो उनका अपना। जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो थोड़ा थोड़ा सिप से या कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, उसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कब मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसके पास है ब्लू चिप्स के लिए, वो लेके इन्वेस्ट कर दे। अगर वो ये सोचेगा कि मैं ऊपर नीचे में बेचूं खरीदूं, तो वो मर जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर बात करते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ब्लू चिप कंपनीज में, वो आपकी स्टेबल रहेंगी आज नहीं तो आगे आने वाले में। लेकिन आप क्योंकि अनप्रेडिक्टेड है मार्केट, तो अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो आप घाटे में रहेंगे, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। और वैसे भी अगर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट हमारा होना चाहिए। हम सारा जो भी अपना पैसा है शेयर मार्केट में ना लगाएं, हम कुछ गोल्ड में लगाएं, कोई शेयर मार्केट में लगाएं, कोई डिपॉजिट में लगाएं, कुछ कैश रखें। तो इस तरह के 4 अलग अलग पोर्टफोलियो बना के रखें। हाँ रखेंगे, तो हम जो है कभी भी परेशान नहीं होंगे। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग अब नए बिजनेस में आना चाहते हैं, जो लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या एमएसएमईज में जो आना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये टाइम ठीक है या अभी उन्हें होल्ड करना चाहिए, कुछ समय बाद आकर के इस मार्केट में कूदना चाहिए? देखिए, उनको शेयर मार्केट में नहीं जाना,
अगर स्टार्टअप की बात करें, एमएसएमई की बात करें, तो आज सरकार की इतनी योजनाएं हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। स्टार्टअप्स को देने के लिए जो है वो उनके लिए 50 लाख रुपए तक का लोन है, जो एसएमएस इसमें स्टार्टअप सीड्स के अंदर 20 लाख रुपए उनको सब्सिडी मिलती है। तो वो ज़रूरी नहीं कि आप कोई एक्सपोर्ट यूनिट, आप सरकार का स्टार्टअप्स को बढ़ाने का मकसद ये है कि जो 2 टायर 3 टायर में जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो जॉब के लिए शहरों में न जाएं और वहीं पर लोग स्टार्टअप लगाएं और जॉब क्रिएटर बने। स्टार्टअप लगाकर उसके लिए इतना पैसा सरकार बिना आपको कोलैटरल सिक्योरिटी के दे रही है, सस्ते रेट पे दे रही है। तो आप ऐसा कोई भी चीज़ जो कि भारत में अच्छी तरह से खप सकती है, मतलब जिसकी डिमांड है, आप शुरू कर सकते हैं और लोगों को आप जॉब भी दे सकते हैं और आप कमाई भी कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अगर भारत में आपको बिज़नेस करना है तो लोग बीते काफ़ी दिनों से ये कहते आ रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा बिज़नेस ठीक नहीं होता, यहाँ चीज़ें हालात उतनी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के तमाम कानून व्यवस्था से लेकर कई चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन मौजूदा हालात में अगर बात की जाए इंटरनेशनल का, क्या वाकई में हमारे देश के मार्केट पर या कंपनीज़ पर या यूँ कहें कि जो एआई आया हुआ है, क्या इसका असर कुछ दिनों में दिखने वाला है या इसकी वजह से कुछ लोग जॉब्स जा सकती हैं? क्योंकि इनसिक्योरिटी से एक आई है लोगों में। क्या इस बात को आप लोग भी महसूस करते हैं जब आप लोग अपने आपस में बात करते हैं, जब आप लोग, चूँकि आप लोग एक पूरा अपने जीवन एक देखा होता है कि कैसे इकॉनमी बढ़ रही है, जा रही है, एक लंबा अरसा एक्सपीरियंस होता है। आज के माहौल को आप किस तरह से देख रहे हैं इस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, जो भी छोटा एमएसएमई यूनिट लगाना चाहता है, स्टार्टअप लगाना, उसके लिए अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा तो देश में बहुत बड़ी उसके पास उपलब्धि हो सकती है। कारण क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए चाइना से सप्लाई चेन के रूप में डिपेंडेंट हैं। वो जो सप्लाई चेन हम चाइना से यहाँ लाते हैं, उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे यूनिट लोग अगर यहाँ बनाकर शुरू करते हैं तो लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि वो हमारे को एज ए सप्लाई चेन वो रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ से आए, उससे अच्छा यहीं बने। तो उसके लिए अभी क्या है कि जीडीपी में भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है बहुत कम है, और सरकार की भी सोच है कि हमें जो अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, इकॉनमी का साइज बड़ा करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। तो उसके लिए एमएसएमई को सरकार पूरा पैसा दे रही है, पीएलआई के रूप में इंसेंटिव दे रही है और स्टार्टअप्स को दे रही है, तो वो आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि भाई ये सारी चीज़ें ये कोई परमानेंट नहीं रहने वाली, लेकिन देश के अंदर ही जो खपत है हमारी प्रोडक्शन की, चीज़ों की, एग्रीकल्चर के अंदर ही बहुत सारा कुछ है कि जो हम बना के प्रिकोर करके और उसको जो है बेच सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको यूथ आज का शुरू कर सकता है। जहाँ तक आपने एआई की बात की, तो एआई कारण क्या है, जब कंप्यूटर आया था उस समय लगा था फ़र्क पड़ता है ज़रूर कि भाई उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, लेकिन जो लोग अपने आप को उसके साथ चलाए रखते, बना लेते हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं। अब हम कहें कि भाई जिन लोगों ने कंप्यूटर के साथ आगे मोबाइल और सारी चीज़ों को अपना लिया, वो लोग सफल है, लेकिन जिन लोगों ने उसको टच नहीं किया वो आज हैंडीकैप्ड है। तो वैसे ही एआई का जो एक हुआ है, निश्चित रूप से है, लेकिन अगर जो लोग उस फील्ड में हैं टेक्नोलॉजी के, वो लोग उसको और ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डिमांड उसकी भी रहेगी। अब ये टाइम बताएगा कि भाई एआई का कितना इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन हाँ, इफ़ेक्ट तो हर चीज़ का होता है। कंप्यूटराइजेशन होने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कमी, क्योंकि जो पहले 10 आदमी काम करते थे, एक कंप्यूटर काम करता है, तो नेचुरली फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि बीच में युद्ध चल रहा था, शुरुआत का जो पहला फेज़ की बात की जाए, अगर उसको पहला फेज़ का नाम दे दें, क्योंकि दूसरा तो फिर बीच में काफ़ी लंबा समय डील को लेकर के कई चीज़ें बातें चलती रही।
पहले फेज़ के दौरान एक बात आई थी, वो चौंकाने वाली थी, हालांकि उसको लेकर के सरकार ने खंडन किया। क्या युद्ध जब होते हैं, इस तरह के हालात बनते हैं, क्या आरबीआई या फिर कुछ बड़े संस्थानों को इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं? जैसी खबर आई थी कि देश का एक बहुत बड़ा सोने का एक वो था, वो बेच दिया गया आरबीआई की तरफ से। आपने भी वो खबर देखी होगी और सुनी होगी। क्या वैसे हालात बनते हैं युद्ध के दौरान? ये इसलिए समझना दर्शकों को भी ज़रूरी है क्योंकि अफवाहें आती हैं, खबरें भी कई बार आती हैं, लेकिन अगर उसका जवाब सरकार कई बार नहीं देती और देती भी है तो घुमा के देती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्लियर करिए कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं? क्या ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कभी? नहीं, सोना क्या है कि सोना एज ए सिक्योरिटी है किसी भी देश के लिए, वो जो रखा जाता है। गोल्ड और फॉरेन रिजर्व, ये दो चीज़ें हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है उसके हिसाब से हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो सोना तो भारत की जो रिजर्व बैंक ने बहुत अच्छी मात्रा में, मतलब आज 800 टन के करीब जो है वो खरीद के रखा हुआ है और उसको बेचा नहीं गया है। डॉलर को रिजर्व बैंक जरूर समय समय पर जो है वो बेचता रहता है। वो मार्केट में डॉलर अपने रुपए की वैल्यू को ठीक करने के लिए, क्योंकि डॉलर की जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो वो उसके रेट कम आ जाएंगे, तो इसलिए वो टाइम टू टाइम एज स्ट्रेटेजिक मूव जो है डॉलर्स को मार्केट में बेचता रहता है। लेकिन गोल्ड को रिजर्व बैंक ने अभी तक कभी बेचा नहीं है। सोशल मीडिया है इसलिए बहुत सारी चीज़ें क्या है कि वो बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाती हैं और लोग उसको बिना ऑथेंटिकेट किए उन चीज़ों को आगे कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, अब ये कि रुपया जब युद्ध शुरू हुआ उस दौरान बहुत तेज़ी से भागा, मतलब उसकी गिरने की जो रफ्तार थी वो बहुत तेज़ी से, आपने भी देखी कि आकर के 95 के आसपास आया, 96 तक पहुंच गया। क्या अगर ये वॉर 2-4-10 दिन और बढ़ती है, क्या रुपया और नीचे जा सकता है? क्या 100 पार हो सकता है? क्योंकि एक 100 का जो 3 डिजिट का नंबर है ना, वो या यूँ कहें कि हर आदमी को की नज़र है उस पर। जो रुपया है हमारा, उसकी वैल्यूएशन डॉलर के कंपैरेटिवली होती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी करेंसीज हैं उनका जो कैलकुलेशंस हैं वो डॉलर के रेट के हिसाब से किया जाता है। तो डॉलर जब सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कीमत कम होती है, उसी का असर रुपए पर भी पड़ता है। अगर डॉलर की डिमांड कम हो जाती है तो अंतर आ जाता है। तो इसलिए, और मुझे लगता है क्या है कि कई बार लोग रुपए की वैल्यू और शेयर मार्केट की स्थिति को देखकर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर टिप्पणियाँ करने लगते हैं। वो उचित नहीं है, क्योंकि ना तो रुपये और ना जो शेयर मार्केट वो देश की अर्थव्यवस्था के पैरामीटर्स को नापने के कोई, अच्छा, ये पैरामीटर्स नहीं है देश की? नहीं, शेयर मार्केट अलग तरह से वो सेंटीमेंट के आधार पर बिहेव करती है जी। तो उसको आप देश की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं जोड़ सकते। वैसे ही जो रुपया है, ठीक है, वो लगता है कि भाई, आप ये देखें कि अगर रुपया 100 हो जाता है तो हमारे एक्सपोर्टर के लिए तो अच्छा है ना। अच्छा, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब डॉलर आएगा तो उनका जब डॉलर का कन्वर्ट होगा रुपीस में तो उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इंपोर्ट के लिए हमें मुश्किल है कि जब हमें इंपोर्ट करना है तो हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। हाँ। तो इसलिए वो दोनों तरफ से है, तो इसलिए उस चीज़ से ज़्यादा, इसलिए उसके ऊपर रिजर्व बैंक सरकार जो है समय समय पर उसको मेंटेन करने के लिए अपना काम करती रहती है। लेकिन वो सारा कुछ डिपेंड है डॉलर की। जब तक डॉलर की डोमिनेंसी बनी रहेगी, आप भारत क्या बाकी देश की भी जो करेंसीज है वो भी इफेक्ट होती रहती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आप आए हमारे साथ में जुड़े और आपने डीजल पेट्रोल से लेकर के वॉर से लेकर के गोल्ड और फिर उसके बाद डॉलर तक की बात की। मुझे लगता है कि दर्शकों को ये समझ में आ गया होगा कि जो वॉर की सिचुएशन है, हाँ ठीक नहीं है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन भारत के नज़रिए से इस बात से, और आपने इस बात से संतुष्ट किया कि फ़िलहाल उतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी की चर्चाएं होती हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर। फ़िलहाल इस खबर में और इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है,
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।